गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग Good morning, sir. मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की रोटी बनाने और पकाने की कला के विषय में, और साथ ही उनके पुरखों की प्रसिद्धि के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें अब इस पाठ के अंतिम अनुच्छेद की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे, जब लेखिका ने ये पूछा क्या ये जो आपके कारिंदे हैं ये शागिर्दी करते हैं, ऐसे चेलागिरी का काम करते हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, गुथाई की। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, ये प्रश्न किया लेखिका ने। तो मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। रोटियों की किस्मों के विषय में यहाँ बताया गया है। मुख्यतया जिन जिन रोटियों को पकाना मियाँ नसीरुद्दीन जानते थे, उन रोटियों का नाम यहाँ गिना दिया गया है। हो सकता है कुछ और भी जानते हो, किंतु बताया इतना ही गया है जो इसमें है। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी शब्दावली है, इन रोटियों का नाम हम लोगों ने भी नहीं सुना है, लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अब जैसे बेसनी लिखा हुआ है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आटे में कुछ बेसन मिला करके और कुछ स्पेशल प्रकार की कोई रोटी बनाई जाती होगी। खमीरी, इसे भी समझा जा सकता है कि आटे को गूंथ करके और लंबे समय तक खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता होगा, यानी आटे को गूंथ करके लंबे समय तक जब रख दिया जाता है तो वो काफी जो है वो उसके कण अलग अलग हो जाते हैं, और बनने के बाद हो सकता है कि जैसे पाव रोटी को तोड़ने के बाद जो उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स दिखते हैं, उस तरह के गैप्स उस रोटी में आते होंगे, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। और रुमाली रोटी भी स्पष्ट है, ये रुमाल जैसी पतली होती है रोटी, रुमाल के बराबर पतली रोटी बनाई जाती है। और उसमें मजे की बात यह भी है कि इतनी पतली होने के बाद भी वो रोटी जलती नहीं, इस ढंग से बनाया जाता है। रुमाली रोटी का नाम तो हम लोगों ने भी सुना है। गाव है, यह भी एक प्रकार की होगी, बनती होगी। आप पुराने लोगों से पूछिएगा, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से भी पूछा जा सकता है। खान पान में बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो हैं वो शाही दरबार से रिलेटेड हैं और वो जानी जाती है। हमारे हिंदू समुदाय से भी है और इस्लाम समुदाय में भी कुछ खाने पीने की चीज़ों का नाम मिल जाता है।
गाव है, दीदा है, गाजेबान और तुनकी। तुनकी का तो इसमें नाम इन्होंने लिया है कि ये भी पापड़ से महीन होता है, इस तरह से कुछ बनाया जाता है। तो रोटियों में भी आप देखिए कि इतने तरह की रोटियां हैं। और थोड़ा सा वर्तमान समय में हम विचार करें खाने पीने के मायने में, हमारे प्लेट में या भोजन में जो खान पान की नई नई चीजें आ रही हैं, वो भोक्तावाद की संस्कृति आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें जो हमारे गुणवत्ता युक्त जो भोजन थे, उसके जगह नए नए आकर्षक नाम वाले भोजन आते जा रहे हैं। नए के नाम पर हम पुरानी उन चीजों को छोड़ रहे हैं जिसमें काफी मौलिकता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें हैं, उन्हें हम छोड़ रहे हैं। अब भोजन में रोटी जो बनाई जाती है आटे से, देखिए गेहूं की जो रोटी है ये अपने आप में काफी पौष्टिक होती है। जब भी हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो रोटी अपने आप में भोजन का प्रतीक बन जाता है। समग्र भोजन को वो परिभाषित कर देता है रोटी, और काफी उसमें गुणवत्ता होती है। यदि अच्छे किस्म का गेहूं हो तो इसे अमृत का दर्जा दिया गया है। जैसे अमृत शब्द का नाम आता है तो अमृत में जल आता है, शहद आता है, दूध आता है, गेहूं आता है। इन सारी चीजों को अमृत की श्रेणी में रखा गया है। तो गेहूं से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। आप चाट पकौड़े खूब खा लीजिए, भूख आपको लगी हो, थोड़ी देर बाद आपको जरूर भूख लग जाएगी या फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। और रोटी में वो ताकत होती है कि ढंग की 2 रोटियां यदि मिल जाए तो आप 4-6 घंटे रह सकते हैं, भूख आपकी शांत हो जाएगी, ढंग की रोटी बनी हो। और हमारे यहाँ तो आटे की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब जैसे ग्रामीण अंचल में गोझा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आटे को उबाल करके उस आटे के अंदर जो है चने की दाल पीस करके, थोड़ा कुछ मसालेदार चीजें मिला करके, नमक मिर्चा ही पर्याप्त है, उसे अंदर भर करके बनाया जाता है। तो आज आप देखें एक हमारे मार्केट में जो है मोमोस नाम का एक आया है छोटा छोटा, वो मैदे से बन रहा है। मोमोस का नाम आप लोगों ने सुना है? मोमोस। Yes, sir. हाँ, तो Yes, उसे sir. आप देखिएगा कि आप देखेंगे कि मोमोस को मैदे से तैयार किया जाता है और उसमें सब्जियां इत्यादि भरी जाती हैं, या जो भी हो बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं, अपने अपने हिसाब से भरने के ऊपर है। और देखे होंगे वो कुछ लोग घर में भी बना लेते हैं, और ज्यादातर जो है सड़कों पर कुछ विशेष प्रकार का वो बर्तन होता है, और बड़े ही मनमोहक ढंग से उस बर्तन में झांकते हुए निकालते हुए वह जो विक्रेता है वो बेचता है। उसके बेचने और उस बर्तन में झांकने देखने बनाने के तौर तरीके इतने आकर्षक होते हैं कि जी ललचा जाता है, किसी का भी जी ललचा जाता है। मैंने भी एक बार खा के देखा, लेकिन खाने के बाद मैंने अनुभव किया, महसूस किया, तुलना किया जो हमारे पारंपरिक भोजन की जो मौलिकता है उससे तुलना की। तो तुलना के दौर में हमें अपना गोझा याद आया।
जैसे होली के दिन गुजिया बनाते हैं, खोआ इत्यादि सूजी भर करके, उसी तरह से गुजिया होता है, उसमें चने की दाल भर दी जाती है और भरने के बाद उसे पानी में उबाल दिया जाता है। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो अपना गोझा है जिसमें चने का दाल भरा हुआ हो और वो पानी में उबला हुआ जो आटा हो, ये जितना पौष्टिक है, जितना एनर्जेटिक है और टेस्टी के मायने में भी कम नहीं है, पूरे दुनिया का कोई भी मोमोस, मोमोस तो मोमोस है इस ढंग के, और भी इसके पैरेलल कोई मोमोस आ जाए पूरी दुनिया में, तो ये मेरा चैलेंज है कि उस गोझे का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप अनुभव करके देखें। ये गेहूं के आटे से बना हुआ एक अलग प्रकार का व्यंजन है। चूंकि व्यंजनों की बात आई है, रोटी की बात आई है, रोटी में संपूर्ण भोजन आ जाता है, इसलिए इसका जिक्र मैं जरूरी समझता हूं। आप लोगों को भी जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। धीरे धीरे ये चीजें 5 सितारा होटलों की शोभा बढ़ाने के लिए रह जाएंगे। 5 स्टार होटल में तो सारी चीजें उधर मिलती हैं, लेकिन जो चीज हम सहज ही जान लेते थे घरों में बिना किसी फी के, बिना किसी शुल्क के, अब वो होटल मैनेजमेंट में जाकर के उसका हम कोर्स करेंगे पढ़ने के लिए, तब भी पता नहीं इस ढंग का हम सीख पाए या ना सीख पाए। इसी तरह से उसी आटे की आप मुकुंदी बना लेते, मुकुंदी कहिए, मखुनी कहिए, भौरी भी कह लेते हैं, कहीं बाटी चोखा भी कहा जाता है। वो भी जितना पौष्टिक है, उसकी जो पौष्टिकता है, ढंग का यदि बना हुआ हो, सत्तू चने की हो, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। अपने आप में वो एक सवाल बना है सारे भोजनों के लिए। वो टेस्टी भी है, पौष्टिक भी है, सुपाच्य भी है, और हम अपने घरों में बड़ी आसानी से उसे बना भी सकते हैं। इसे बनाया जाना चाहिए, खाया जाना चाहिए। आप नहीं बना सकते, जो बनाने वाले लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वहां खाते समय उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए यदि वो इस लायक काम कर रहा हो तो। हमारी संस्कृति का यह एक अहम हिस्सा है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, रीति रिवाज, भाषा। तो यदि हमें अपनी संस्कृति से प्रेम है, जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियों में कल्याणकारी सोच के तहत बनाई गई, तो उसमें यह एक भोजन भी उसका एक घटक है। और यदि इसे हम छोड़ते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमें इस सोच को बनाए रखनी चाहिए। तरह तरह के व्यंजन आटे से आप बना सकते हैं। मैदे का उपयोग भी किया जाना चाहिए, किंतु आटे की हत्या करके नहीं, गेहूं के आटे की हत्या करके नहीं। गेहूं के आटे की हत्या करने का मतलब अपनी हत्या करना, वो आत्महत्या के बराबर है। जो बंधु इस पेशे में होंगे, मोमोज के पेशे में, मैं उनके पेशे को बाधित करना नहीं चाहता। आग्रह पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को तो बेचिए ही। ये भी हो सकता है कि अपने जो देसी व्यंजन है इसी को आप आकर्षक ढंग से बना करके प्रस्तुत करें, इसे भी लोग खाएंगे। ये भी बिकेगा उसी मार्केट में, उसी खोमचे ठेले पर बिकेगा। पौष्टिकता का ध्यान रहे, कुछ नया लाने के चक्कर में अपना पुराना सब कुछ खो जाए। इससे तो बेहतर ये है कि अपनी पुरानी चीजों को ही हम नए ढंग से प्रस्तुत करें, नए नए ढंग से प्रस्तुत करें, और उसमें
नया आकर्षण पैदा करें। तो खान पान में ये गेहूं से बनी चीजें, चने से बनी चीजें, हरी सब्जियां, ये सारी चीजें हों। इन्हीं सारी चीजों को मिला करके आप भांति भांति के व्यंजन बनाएं, नए तरीके से बनाएं, तत्व ना बदले, बाहरी कलेवर बदल जाए, मौलिकता न बदले। हम बदलाव और आकर्षण के दौड़ में अपने कदम बढ़ाएं, परंतु जमीन न छोड़ें। जो व्यक्ति धरातल से उठ जाता उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हम अपनी जमीन को, अपने धरातल को बचाए रखें, अपने जमीर को बनाए रखें, इसका ध्यान रखा जाए। बहुत सारी चीजें हैं। अचार के भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, देखा होगा। गन्ने के जूस से जो सिरका बनता है और उस सिरके से जो अचार बनता है वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। भोजन के दौरान उसे आप लेते हैं तो मेडिसिन का काम करता है। बाकी बहुत प्रकार के अचार आ गए हैं, यदि उसमें ये मौलिक सिरका नहीं पड़ रहा हो, अन्यान्य नव विकसित जो सिरके और केमिकल्स के प्रयोग से जो बनाए जा रहे हैं, उन पर विचार करना चाहिए। हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बहुत पुरानी नहीं है, 10, 20, 50 वर्ष पुराने हैं, इन चीज़ों को भी यदि हम बचाने में सफल हुए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आगे थोड़ा प्रश्नोत्तरों पर। अब भोजन से संबंधित और भी कोई आपके भी कोई नए विचार हों इस रोटी के पैरेलल, और भी कोई आपके विचार आए हों तो आप भी अपना विचार शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपकी आवाज आएगी। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक, अब प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा कर लेते हैं। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? ये देखिए, आपके व्यक्तिगत अभिरुचि पर आधारित ये प्रश्न है। जाहिर सी बातें हैं कि आप बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग इनकी विशेषताएं पसंद आई हैं। तो मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कोई एक या दो आप लोगों में से कोई बताए। चलिए, ऋषभ बताएंगे क्या? प्रीति? आप लोगों की आवाज आ सकती है, कोई भी। प्रांजलि? सर बताएं। हाँ बताएं। सर मियां कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, जैसे कि वो सर वो काम को अधिक महत्व देते थे। जैसे कि वो बातचीत के दौरान भी काम को अपना जारी रखते थे। हाँ सर वो कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे और उनकी जो बात करने की शैली है वो काफी आकर्षक
है। हाँ हाँ सर कर वो सकते किसी हैं। का शोषण करने में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ जैसे कि वो शागिर्दों किसी, से। हाँ, जैसे कि वो काम करते थे और काम सिखाते भी थे और उनको उन्हें वेतन मजदूरी भी भी दे। देते। हाँ ठीक है, हाँ, मजदूरी भी देते थे। ठीक। और और कुछ? बस बस इतना ही सर। सर हम कल का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आपका परसों का भी नहीं कर पाए थे, लाइट नहीं रह रही है इधर। चलिए अब मैनेज कीजिए, विद्यालय खुलेगा तो फिर रिवीजन करा देंगे। ओके। चलें। अच्छा बताया आपने। आपने बताया कि मियां नसीरुद्दीन, इस उत्तर को आप लिख सकेंगे ऐसे कि मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें सबसे अच्छी लगी। ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से 1 2 3 करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप लिख सकेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो विविध प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, काफ़ी फेमस भी थे। दूसरा आप लिखेंगे कि वो काम को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि बातचीत करने के दौरान भी वो अपना काम जारी रखते थे। और तीसरी बात कि वो अपने शागिर्दों को काम भी सिखाते थे और मजदूरी भी देते थे। और भी बातें हैं। वो कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे। अब आप लोग हिंदी में लिखेंगे कि उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। उनके बात, आगे नंबर बढ़ाते जाएंगे, उनके बातचीत करने का जो तरीका था वो काफ़ी आकर्षक था। और फिर अगला नंबर दे के आप लिख सकेंगे कि वो खानदानी पेशे को महत्व देते थे। उनका ऐसा मानना था कि तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकली नॉलेज लेता है, इसे आप हिंदी में लिखेंगे प्रायोगिक ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान से अच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति जब करके काम सीखता है, खुद करके काम सीखता है, तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है। जितना समय आपके पास हो और जितने अंकों का पूछा जाए उसके हिसाब से आपको उत्तर देना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? दूसरी बार आए तालीम की जगह आप लिख सकते हैं प्रायोगिक ज्ञान, जिसको प्रैक्टिकली नॉलेज कहते हैं। ठीक। शिक्षा को प्रायोगिक रूप देना ये बड़ी बात है। और दूसरी जगह, दूसरी बार जो तालीम शब्द आया है उसकी जगह आप लिख सकते हैं कि अमलीय ज्ञान या प्रायोगिक अनुभव, ये आप कह सकते हैं। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं। तीसरी पीढ़ी का मतलब कल्लन थे इनके दादाजी, और पिताजी कौन थे? याद आया? यस सर। बताएं। मियाँ बरकत। हाँ मियाँ बरकत, बरकत साहब। बरकत शाही। हाँ बरकत शाही नान भाई। हाँ ठीक। नान भाई तो वो कलाकार के लिए जो रोटी बनाते हैं, बरकत शाही नाम है। तो पहली पीढ़ी में वो कल्लन हुए, दूसरी पीढ़ी में ये बरकत शाही, और तीसरी में ये मियां नसीरुद्दीन। देखिए इसमें जो रोटियों के संदर्भ में बताया गया है, यही बात दूसरे दूसरे क्षेत्र में लगे हुए कलाकारों के लिए भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग मोटरसाइकिल बनाने का काम करते हैं, तो यदि पिता ने काम किया, फिर उसी पेशे में उनके बच्चे लग गए, फिर उसी पेशे में उनकी अगली पीढ़ी लग गई, तो जो 3 पीढ़ियों का अनुभव है वो निश्चित रूप से उनमें जाएगा, सीखेंगे, वो ज्यादा तज्ञ होंगे, दक्ष होंगे। यदि रुचि है तो अब कोई उसे छोड़ करके कोई दूसरा ही धंधा करना चाहे, कपड़े के व्यवसाय में आ जाए, तो अलग विषय आ जाएगा। तो मियां नसीरुद्दीन
ये तीसरी पीढ़ी के हैं, अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? वर्तमान समय में अपने पारंपरिक व्यवसाय, परंपरा से पारंपरिक बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कपड़े के धंधे में था पहले से, तो आज उनका बेटा जो है, प्रायः यह देखा जा रहा है कि वो दूसरे धंधे में जाना चाह रहा है। या फिर जो बढ़ईगिरी का काम करते थे, लोहे का काम करते थे, उसका बच्चा जो है अब दूसरे धंधे में जाना चाहता है। जो मान लीजिए कपड़े के व्यवसाय में, कपड़ा धोने इत्यादि, आयरन करने इत्यादि में जो लोग लगे हुए हैं, उनका बेटा जो है दूसरे में जाना चाहता है, दूसरे धंधे में। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों दूसरे पेशे में जाना चाहते हैं? पारंपरिक पेशे को नहीं अपनाना चाहते हैं। आप लोग बताना चाहेंगे? बिल्कुल सोच के बताना है, और आप बता सकते हैं, आपकी आवाज आएगी, बोलें। हाँ सर। सर इसके तो कई कारण हो सकते हैं। हाँ बताएं। जैसे कि सर जो पारंपरिक चीजें हैं, तो सर नए नए तकनीक का जो आविष्कार हो रहा है उसमें लोग जाना चाहेंगे। जो पारंपरिक व्यवसाय है उससे कई तरह की दिक्कत भी हो सकती है, जैसे कि उसकी आय कम होती है, और जो वो लोग इस बिजनेस को लेके फंसना नहीं चाहते हैं। जैसे कि वो, जैसे गवर्नमेंट अपनी जॉब सिक्योर करना चाहता है, अपना फ्यूचर जो होता है, अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा में भी सर कई तरह के बदलाव आए हैं, जैसे कि शिक्षा के विकास के कारण लोग ये सब चीजें में फंसना नहीं चाहते हैं। हाँ ठीक, सही बताया आपने। इसमें थोड़ा सा लोग जो सोचते हैं वो तो ठीक है कि किन कारणों से लोग पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर हमें सोचना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए, सभी विद्यार्थी को। हाँ सर। अब जैसे मान लीजिए कि तकनीक बदल गई और कोई व्यक्ति बढ़ईगिरी का काम करता था, मान लीजिए बढ़ईगिरी मतलब जैसे दरवाजे बनाना, कुर्सियां बनाना, फर्नीचर का काम करना, ये सब जो है लकड़ी का जो काम कर रहा है। तो पहले मशीनें कम थी या नहीं थी, तो मेहनत ज्यादा। तकनीक बदल गई। तकनीक बदलने से ये हुआ कि जिनके पास मशीनें हो गई वो तो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन देने लगा, उसका रोजगार अच्छा चला। जिनके पास मशीनें नहीं है, तो यहाँ पर एक पड़ाव होना चाहिए। पड़ाव क्या? कि तकनीक बदल गई तो अपना पेशा ही छोड़ दें, यह तो एक विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प यह है कि जो तकनीक बदल गई तो हम भी अपने तकनीक को बदल लें, या बदली हुई जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अपने धंधे में हम लाएं, ताकि पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ये है, तो ये होना चाहिए, तो उस पारंपरिक पेशे को बनाया जा सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि सबसे जो बड़ा कारण है वो एक तकनीकी क्षेत्र में बदलाव के कारण आए हुए आकर्षण है। जैसे अब मान लीजिए कोई फर्नीचर का काम करता था, उसको ऐसा लग रहा है कि नई नई तकनीकी आई तो नए नए रोजगार उपलब्ध हुए, तो मैं किसी दूसरे क्षेत्र में जब जाऊंगा तो उसकी जो चमक दमक है, फर्स्ट क्लास एसी का रूम होगा, ऑफिस होगा, उसमें हमको काम करने को मिलेगा। काम करने वाले लोग कुछ अलग ढंग के होंगे, अलग रीति रिवाज के होंगे, अलग कल्चर के होंगे, तो ये बातें उनको आकर्षित करती हैं। परंतु उसमें ये भी तो सोचा जा सकता है कि हम अपने पैसे को ही चमक दमक से युक्त बना सकते हैं। उसी में एक छोटा सा, जैसे देखिए ये नर्सरी में जो प्लांट बेचने वाले लोग हैं, तो उसी में जिन्होंने थोड़ी सी चालाकी की है, क्या किया, उसी में एक छोटा सा ऑफिस बना लिया।
बंद फाइबर शीशे इत्यादि का, उसी में फर्स्ट क्लास की कुर्सी डाल ली है, अपना सारा आधुनिकतम सामान उसमें इकट्ठा कर लिया है, उसी में अपना साहब बने हुए हैं, नर्सरी वाला साहब। एक साहब बनने की भी तो बीमारी है ना, तो उसी में वो बना हुआ है, वो अपने नर्सरी का साहब है। कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, उसी में वो साहब बन सकता है, बढ़िया काम करे, बढ़िया इनकम होगी। नई टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ ले तो रुचि भी बनेगी, इनकम भी बन जाएगी। ये अपना विचार है, इस तरह से भी आप लोगों को सोचना चाहिए। तो मुख्य रूप से पैतृक व्यवसाय में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि एक तो बदली हुई, ठीक बताया आप लोगों ने कि तकनीक बदल गई है, तो बदली हुई तकनीक में नए नए प्रकार के पेशे आए हैं, रोजगार आए हैं, तो उसमें नए के प्रति थोड़ा सा आकर्षण होता है। दूसरी चीज कि उनमें इनकम ज़्यादा है। तीसरी चीज कि आराम वाला, जिसे लोग स्मार्ट वर्क कहने लगे हैं, अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए। ये बताइए, सारे लोग हार्ड वर्क से हट करके स्मार्ट वर्क करने लगेंगे तो इसके जो अर्थव्यवस्था पर परिणाम आएंगे वो तो आएंगे, हमारे मूलभूत रोजगार जो है वो विनष्ट हो जाएंगे और हम शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि जो ऑफिस में एसी में बैठ करके जो काम करने का जो आकर्षण था पहले, आज वहीं बैठने की वजह से, सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से, धूप न मिलने की वजह से, खुली हवा में सांस न लेने की वजह से, ये इम्यूनिटी संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, यह उन्हीं सब स्मार्ट वर्क के जो है वो दुष्परिणाम है। हमें स्मार्ट भी बनना है, हमें तकनीकी के साथ बदलना भी है, लेकिन बदलाव जो है अपनी धुरी को नहीं बदलना है। आप देखिएगा जब कोई पहिया चलता है, आप साइकिल का एक उदाहरण लीजिए, उसमें वो जिस पर पहिया घूमता है, उसमें एक पहिया जिस पर घूमता है उसमें एक धुरा लगा होता है, ठीक है ना। इस धुरी पर वो धुरी भी अपने जगह पर ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। साइकिल का पहिया भी घूमता है, लेकिन वो जो धुरी लगा होता है ये अपने जगह पर फिक्स होता है, वो एक जगह होते हुए ऐसे जो है वो घूमता है, एक जगह होते हुए, वो एक जगह होते हुए अपनी जगह पर वो घूमता है, बड़ी स्पीडली बड़ी तेजी के साथ घूमता है, लेकिन वो अपनी धुरी को बनाए रहता है। इसी तरह से हमें अपनी मौलिकता को बनाए रखना चाहिए। परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन एक सीमा तक होने चाहिए। हम अपनी धुरी को बनाए रखें, ये ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, वह तो खोजियों की खुराफात है, अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर आप टिप्पणी करें। मियाँ नसरुद्दीन ने क्या कहा कि कहीं आप लोग अखबार नवीस तो नहीं है, पत्रकार, ये खोजियों की खुराफात है, ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढते रहते हैं जिससे लोगों को आकर्षित किया जा सके, तो ये खुराफात करते रहते हैं और ढूंढने के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी ढूंढ के लेके चले आते हैं जिससे अनावश्यक भय और दहशत पैदा होने लगती है। अब ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसी चीजें, जैसे एक बार आया कि 2012 में जो है भूकंप आएगा, सारी सृष्टि नष्ट विनष्ट हो जाएगी। इस पर बहुत लोग, एक बार बता दिया गया, बाद में स्पष्टीकरण आता रहा। अधिकांश जो ना समझ लोग थे, थोड़ा कम समझने वाले लोग थे, वो मीडिया से कम जुड़ने वाले जो लोग थे, वो उनमें एक अलग तरह का भय और दहशत का माहौल बन गया। फिर आपने वो एक चैप्टर आएगा, आपको मिलेगा, कैमरे में बंद अपाहिज। एक अपाहिज को लेकर के आया जाता है कैमरे के सामने और उससे पूछा जाता है कि आप दुनिया को बताइए कि आपको कौन सी तकलीफें हैं, कौन सा दर्द है, आप अपाहिज हैं, अपाहिज होना तो आपको दुख देता होगा, आप क्यों अपाहिज हैं, आदि आदि बेतुके प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। ऐसी खोजबीन करके जो चीजें लाई जाती हैं, ये खुराफात नहीं तो और क्या है। तो हालांकि लेखिका का उद्देश्य ऐसा नहीं था, परंतु प्रायः
उस समय अखबार वालों ने ऐसी खुराफात की होगी जो बात मियां नसीरुद्दीन के दिमाग में बैठी होगी। इसके अतिरिक्त भी और भी प्रश्न आप जान सकेंगे, कुछ अपने मन से भी प्रश्न बनाएंगे पाठ को पढ़ते हुए। मियां नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है? हल्का सा संकेत इसमें मिला है कहीं, याद आ रहा है? बोलिए। कौन सा दर्द छिपा है? आपकी आवाज आ सकती है, बोलें। यस सर। सर उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। हाँ, तो ये बात जो है किन शब्दों में आया है? एक दबे हुए अंधड़ का यस सर, उनके अंदर के दर्द का वो आया है। हाँ हाँ, ठीक। फिर है, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा। सच्ची तालीम क्या है? अंग्रेजी में आप कहें तो प्रैक्टिकली नॉलेज, या फिर अमलीय ज्ञान, अमल किया हुआ, अमल में लाया हुआ, प्रयोग में लाया हुआ व्यावहारिक ज्ञान ही सच्ची तालीम है। आप इंजीनियरिंग की सारी थ्योरी आप रट जाएं और जो है वो व्यवहार में वो करने ही ना आए, जानकारी ना हो, पुल बनाने का सारा तरीका आपने पढ़ लिया हो और वास्तव में पुल बनाने ढंग ही ना आवे, इसका कोई मतलब नहीं है। मियां ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? 2 तरीके, एक तो किताबी ज्ञान और दूसरा एक प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान करके सीखा जाता है और किताबी ज्ञान पाठशाला में मिलती है। अखबार वालों के प्रति मियां नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है? उनका दृष्टिकोण कैसा है? अखबार वालों के प्रति मियां नसीरुद्दीन का दृष्टिकोण आक्रामक है या फिर नकारात्मक है, ये कह सकते हैं। वे अखबार छापने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही लोगों को वो निठल्ला मानते हैं। निठल्ला का मतलब जिनके जी में कोई काम न हो, ये उनके विचार में ऐसा है, क्योंकि ये कामकाजी आदमी है और कामकाजी आदमी को ना तो अखबार पढ़ने से मतलब है। उस समय की बात है, तत्कालीन परिस्थिति में ऐसा उन्होंने अनुभव किया था कि न तो पढ़ने की फुर्सत है और न ही ऐसी खबरें छापने की फुर्सत है। तो ये उनका दृष्टिकोण था। उनका ये मानना था कि अखबार पढ़ने वाले और छापने वाले दोनों ही निठल्ले हैं, जिनके जी में कोई काम धाम नहीं रहता वही ऐसे कार्यों में लगते हैं, ऐसा उनका अपना विचार था। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आपने सुना। आप